सक्सेना शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में बीए सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान की। जो बीए सेकेंड ईयर का हमारा ये फर्स्ट पेपर है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और अगर हम आज के समय में देखें तो शिक्षा जो है वो समाज का निर्माण करने वाला एक रूप है कि जिसमें मनुष्य है वो शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए। ऐसी शिक्षा आज की हमारी आधुनिक शिक्षा मानी गई है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बनी हुई है, जिसका अर्थ है ई ऑर्गेटम, यानी कि अंदर से बाहर लाना। बाहर क्या लाना? उसकी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लेना। यदि हम शिक्षा को संकुचित अर्थ में देखते हैं तो शिक्षा जो है वो एक विद्यालय तक ही सीमित है कि विद्यालय में जैसी उस बच्चों का जो सिलेबस होता है उसी के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है वो हमारे संकुचित अर्थ के अंतर्गत आती है। और यदि हम शिक्षा का व्यापक अर्थ देखें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यदि कि मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तो जो भी कुछ सीखता है, जो भी कुछ प्राप्त करता है, वो हमारी जो है वो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा अलग अलग बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से, शिक्षा शास्त्रियों ने उसके अर्थ के बारे में बताया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। शिक्षा आज के समय में यदि हम देखें तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि वो मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए। ये राधा कृष्ण ने कहा था। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी मनुष्य को दी जानी चाहिए जिससे उसके समाज का निर्माण हो सके। तो शिक्षा क्या है? और उसके अलावा हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान, क्योंकि चूंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है वो शिक्षा मनोविज्ञान का है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान यानी कि मन, जैसे कि नाम के आधार पर यदि देखें तो मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान के अर्थ को लेकर के कई मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हुआ। लोगों ने अलग अलग तरह से शिक्षा मनोविज्ञान को माना कि मनोविज्ञान क्या होता है। लोगों ने अलग अलग से, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने, उन्होंने अपने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। तो जिसमें मनोविज्ञान में सबसे पहले जो कुछ मनोवैज्ञानिक, जो यूनानी दार्शनिक लोग थे, जैसे प्लेटो हुए, डेकार्ट हुए, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान होता है। चूंकि साइकोलॉजी शब्द, मनोविज्ञान को हम साइकोलॉजी शब्द कहते हैं, और उन्होंने उसको शाब्दिक अर्थ में देखा कि साइको और प्लस लोगस जो दो शब्द होता है। साइकी मतलब होता है कि आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। तो उन्होंने साइकोलॉजी के आधार पर, शाब्दिक अर्थ के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। परंतु आत्मा क्या होती है, आत्मा को कोई देख सकता है या नहीं, आत्मा का कौन सा आकार है, उसका रंग रूप क्या है, इन चीजों में मतभेद हुआ। इस आधार पर इसकी ये जो डेफिनेशन थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जो मनोविज्ञान है उसको मस्तिष्क का विज्ञान यानी कि मन का विज्ञान माना कि मनोविज्ञान जो है हम उसमें बालक के मन का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना, लेकिन इस भी परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मन के बारे में भी पूर्ण रूप से अध्ययन करना उचित नहीं माना गया। फिर बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान होता है। जैसे विलियम जेम्स, वुंड आदि जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। उनके अनुसार, जो विलियम जेम्स थे, उनका मानना था कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा ये है कि वह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता, कि वो जो भी हमारी चेतना होती है कि अर्धचेतन, चेतन और क्या बोलते हैं अचेतन, ये जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, इनका अध्ययन जो है हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसलिए जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है।
परंतु केवल चेतना का ही अध्ययन करना ये पूर्ण रूप से उचित नहीं था। इसीलिए इस परिभाषा को भी, क्योंकि मन में चेतन के साथ अर्धचेतन अचेतन मन का भी अध्ययन आवश्यक था, क्योंकि व्यक्ति की ये सभी चीजें हैं, मनुष्य के अंदर विभिन्न क्रियाओं के साथ इन चीजों का भी संबंध होता है, इसलिए इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। बाद में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। वॉटसन जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति किस प्रकार का क्रिया करता है, किस प्रकार के बालक जो है व्यवहार करता है, उसको पूर्ण रूप से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान होता है। तो इस परिभाषा को माना गया, सत्य माना गया, और आज ये देखा गया कि जो मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार का अध्ययन है, या किसी भी व्यक्ति की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य व्यक्ति करता है, उसके प्रति क्या उसका व्यवहार होता है, उसके बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाया। तो ये जो चीज थी, जो हमारी मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया गया, ये हमने देखा कि मनोविज्ञान को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप में माना। अब है कि मनोविज्ञान की जो परिभाषा मेन दी गई, वो स्किनर ने, उन्होंने लिखा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार तथा अनुभव का व्यवहार विज्ञान है, कि जो मनोविज्ञान है जो बालक एक किसी कार्य को करने के प्रति जो व्यवहार करता है, और जो उसके साथ जो भी चीज सीखता है, जो अनुभव करता है, उसी का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। कि कोई भी चीज हम सीखने के बाद जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अब शिक्षा के द्वारा हमने जो भी चीज सीखी उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार है, किस प्रकार का हम अनुभव करते हैं, यही हमारा मनोविज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान की जो स्किनर ने परिभाषा दी, उसके हिसाब से मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या उपयोग हुआ। जो मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा में विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, मनोविज्ञान के द्वारा जब मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया, जब शिक्षा में मनोविज्ञान को लाया गया, तो मनोविज्ञान के द्वारा विशेष बहुत अलग एक परिवर्तन हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जो हमारे शिक्षा का एक तरीका था, उसमें बहुत सारा एक परिवर्तन हुआ। अब उन्हें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आज आइए हम देखते हैं। पहला है बालक को महत्व देना। जो मनोविज्ञान से पहले जब हम लोगों की जो हमारी पुरानी शिक्षा थी, पुरानी सभ्यता थी, उसके आधार पर यदि हम देखें, जो हमारी प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा वगैरह थी, वो उसमें गुरु को प्रधान महत्व दिया जाता था। तो जो गुरु होता था वही प्रधान होता था, बालक का कोई महत्व नहीं होता था। गुरु अपने हिसाब से जो भी अध्ययन कराता था, बच्चों को वही रटना होता था, वही पढ़ना होता था, और उनकी रुचि या अरुचि का कोई महत्व नहीं होता था। तो जो उस समय की पहली हमारी जो शिक्षा थी, वो गुरु प्रधान या शिक्षक प्रधान होती थी। परंतु आज के समय में यदि हम मनोविज्ञान के द्वारा एक परिवर्तन देखें, तो मनोविज्ञान के द्वारा जो हमारे शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ, वो आज की जो हमारी शिक्षा है वो बालक केंद्रित है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बालक के हिसाब से चलती है। बालक को क्या पसंद है, कौन सी चीज वो पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम चुनता है, उस सब चीजों के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यानी कि जो आज की हमारी शिक्षा है वो बालक को महत्व देती है, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। दूसरी चीज है हमारी कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। पहले के समय बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती थी उसका अध्ययन नहीं होता था। पहले की जो भी शिक्षा होती थी वो बालक को एक जैसी शिक्षा दी जाती थी, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा होती थी, और वही शिक्षा सब बच्चों को प्राप्त करनी होती थी। परंतु मनोविज्ञान के द्वारा एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि बालक के जो मनोविज्ञान में हमने पढ़ा कि बालक की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, और उन अवस्थाओं में बालक अलग अलग की प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग तरीके से वो सीखता है। जैसे कि किशोरावस्था हुआ, बाल्यावस्था हुआ, शैशवावस्था हुआ, ये अवस्थाओं में बालक अलग अलग ढंग से सीखता है। और उसी के आधार पर कि एक बालक अगर वो शैशवावस्था में है तो वो किस प्रकार का सीखेगा, वो खेल द्वारा सीखेगा। यदि अगर और जो बाल्यावस्था में है बालक, उसमें किस प्रकार की उसकी रुचि होती है, वो किस तरह से किसी चीज को सीखता है। किशोरावस्था में बालक किस चीज को सीखता है और कैसे सीखता है, इस चीज का विभिन्न अवस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें एक बालक की जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में अध्ययन होता है, और उसी के आधार पर बालक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार शिक्षा दी जाती है। फिर तीसरा है हमारा बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। मनोविज्ञान के द्वारा बालक की जो रुचि होती है, मूल प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पर शिक्षा दी जाती है।
पहले की शिक्षा जो होती है वो बच्चे की रुचि और इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। जो भी टीचर जो भी शिक्षा देते थे वो सब बच्चों को एक समान शिक्षा देते थे, चाहे वो बालक की रुचि के अनुसार हो या ना हो। क्योंकि हमने मनोविज्ञान पढ़ा, हम लोगों ने मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें एक बालक को विशेष प्रधानता दी जाती है, तो शिक्षा भी बालक के आधार पर ही होनी चाहिए। ये तो अगर चीज़ देखी जाए कि अगर कोई एक बालक कोई कार्य सीख रहा है और अगर उस कार्य में सीखने में उसको इंटरेस्ट होता है, उसकी रुचि होती है, तो वो उस कार्य को जल्दी सीख जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़, कोई भी शिक्षा यदि दी जाए तो वो बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर, यदि उसकी रुचि और मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा हमारी अच्छी मानी जाती है। और पहले के समय में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता था। सभी बच्चों को एक जैसे विषय होते थे, एक जैसे पाठ्यक्रम होते थे और सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाती थी। उसमें उनकी रुचि, उनकी मूल प्रवृत्तियों का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। पहले के समय में व्यक्तिगत विभिन्नता का भी कोई महत्व नहीं था। हर बच्चे के लिए एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम होता था और सभी बच्चों को वही चीज करनी पड़ती थी। परंतु मनोविज्ञान का उपयोग यहाँ पर यह है कि मनोविज्ञान के द्वारा जो शिक्षा में परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि जब हमने एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है किसी न किसी रूप में, भले वो देखने में एक जैसा है परंतु कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। चाहे उसकी रुचि में अंतर हो, उसकी बुद्धि में अंतर हो, उसकी योग्यता में अंतर हो, उसके सीखने की क्षमता में अंतर हो, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। और जब हम बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन को ध्यान में रख करके हम शिक्षा देते हैं तो हम बच्चों के उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उस चीज को बच्चों को देते हैं, उसी के अनुसार बच्चों का अध्ययन कराते हैं। क्योंकि पहले के समय में ये चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता था, सभी बच्चों को एक जैसी ही शिक्षा दी जाती थी, वो चाहे वो बच्चे की योग्यता या क्षमता के अनुसार हो या ना हो। फिर है पाठ्यक्रम में सुधार। आज के समय में जो मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में भी सुधार हुआ। बच्चे सभी विषयों को अपनी रुचि के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, एक घिसा पिटा पाठ्यक्रम है। मान लीजिए वैदिक कालीन शिक्षा थी, वो उसमें वेदों का ही अध्ययन था और सभी बच्चों को वेदों का ही अध्ययन करना अनिवार्य होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जो भी हमने मनोविज्ञान का अध्ययन किया उसके बाद मनोविज्ञान के द्वारा जो हमारे शिक्षा में जो परिवर्तन आया वो ये हुआ कि पाठ्यक्रम में सुधार हुआ। बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम दिया गया, बच्चों को उन्हीं के अनुसार सिलेबस रखा गया कि जो बच्चे जिन विषयों को चयन करना चाहें उन विषयों को लेकर के पढ़ सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उन चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। और अगला है हमारा शिक्षण विधियों में भी सुधार। पहले की जो हमारी शिक्षा थी वो मौखिक हुआ करती थी या वो वही एक जैसे रटने पर बल देती थी, जो भी चाहे वो बच्चों को समझ में आए या न समझ में आए, बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी गई और सब बच्चों को रटा दिया जाता था। मान लीजिए वैदिक कालीन में वेदों का, मंत्रों का कराया जाता था, बच्चों को वही चीज़ों का उच्चारण कराया जाता था, बच्चों को वही चीज़ें रटाई जाती थी। परंतु धीरे धीरे मनोविज्ञान के द्वारा इसमें एक परिवर्तन आया कि शिक्षण विधियों में सुधार किया गया। बच्चों को खेल विधि द्वारा, प्रोजेक्ट माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से बच्चों में परिवर्तन हुआ, उनकी शिक्षण विधियों में सुधार किया गया। उनको जिस तरीके से, यदि बच्चों को खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाता तो बच्चे खेल विधि के माध्यम से सीखते हैं। कोई प्रोजेक्ट माध्यम से कि बच्चों को प्रोजेक्ट दे करके कोई कार्य कराया जाता है, प्रयोगात्मक विधि कि हम प्रयोग द्वारा किसी चीज़ से बच्चों को सिखाते हैं। तो यानी कि जो भी हमारी शिक्षण विधियाँ हैं उनमें भी आज पहले के समय से परिवर्तन हुआ और ये हमारी मनोविज्ञान की उपयोगिता है। अगला हमारा है कि अनुशासन की नई विधियाँ, कि जो भी मनोविज्ञान अनुशासन की जो पहले विधियाँ थी, पहले जो जिस तरीके से बच्चों को अनुशासित किया जाता था, दंडात्मक अनुशासन, उनको मार के पीट करके, और पहले के समय में मान लीजिए शिक्षा दिया जाता था उपवास वगैरह करा करके, कठोर शारीरिक दंड दे करके बच्चों को अनुशासित किया जाता था। परंतु इसमें भी परिवर्तन हुआ। बच्चों को, जो बच्चों की अपनी समस्याएं हैं कि क्या वजह है कि बच्चा क्लास में अनुशासित नहीं है, क्या वजह है जो बच्चा क्लास में परेशानी मतलब समस्याएं पैदा करता है, उन चीज़ों के बारे में, उस बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई और इन विधियों के माध्यम से बच्चों को अनुशासन सिखाया गया। और ये जो हमारी आज के समय की अनुशासन की नई विधियां हैं ये मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकी। और अगला हमारा लास्ट पॉइंट है पाठ सहगामी क्रियाओं पर बल।
पहले के समय में पाठ सहगामी क्रियाओं पर बल नहीं दिया जाता था, वही चीजें बच्चों को उसके व्यक्ति आज के समय में आज की जो हमारी शिक्षा है वो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो केवल उसके एक पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता। हम आज की जो शिक्षा है उसके द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास भी संभव होता है, मानसिक विकास भी किया जाता है, उसका बौद्धिक, उसका नैतिक, उसका चारित्रिक, उसका सामाजिक सभी विकास पे ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को संपूर्ण एक व्यक्ति कैसा बनाया जाए, कैसे, क्योंकि एक बालक ही हमारे आगे भविष्य का निर्माण करता है, तो एक समाज का निर्माण करता है, इसलिए एक बालक का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। और जो हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं हैं वो इसीलिए कि बच्चों की जो शारीरिक क्रियाओं पर भी बल दिया जाता है, कि आजकल विद्यालयों में खेल कूदों पर भी ध्यान दिया जाता है कि जिससे बालक का फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, छोटे छोटे क्विज प्रोग्राम्स वगैरह भी कराए जाते हैं ताकि जो बालक का बौद्धिक विकास हो सके। उसके अलावा बच्चों में अच्छी आदतों का समावेश हो सके, सभी बच्चों को एक साथ उठना बैठना यानी कि सामाजिक विकास हो सके। इस तरह से सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम कराए जाते हैं विद्यालयों में ताकि बच्चे का सांस्कृतिक विकास हो सके। यानी इन सभी चीज़ों पे, इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर बालक जो है वो दूसरे बालक से भिन्न है और उसकी भिन्नताओं को ध्यान में रख करके ही उनके आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उसका संपूर्ण जो डेवलपमेंट है वो हो सके। और पहले के समय में जो हमारी पहली शिक्षा थी उस तरह का कुछ भी नहीं होता था, उनको रटी रटाई शिक्षा दी जाती थी, रटने पर जोर दिया जाता था। जो किसी पीटी हमारी जो एक अनुशासन की विधि थी या जो शिक्षण विधि थी उन्हीं का प्रयोग किया जाता था और बच्चों को एक जो पाठ्यक्रम था उसी के आधार पर उनको रटा करके तैयार कर दिया जाता था। जो आज के मनोविज्ञान के द्वारा इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो ये थे हमारा शिक्षा तथा मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान क्या है, जो हमारा एक इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं इसको, कि मनोविज्ञान के बारे में मालूम होना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है, कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, कि मस्तिष्क का विज्ञान, और संपूर्ण जब हम देखते हैं तो उसकी सही परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक वाटसन है उन्होंने मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, कि मनोविज्ञान जो है वो एक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। धन्यवाद।